नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं भारत दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 75,415 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 23,719 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,59,750 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,72,830 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.5 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर $103.3 पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 11 मार्च के उस आदेश में संशोधन किया है जिसमें केंद्र, राज्यों और अन्य संस्थाओं को 3 शिक्षाविदों से दूरी बनाने का निर्देश दिया गया था। यह मामला 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब के एक अध्याय से जुड़ा है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। शीर्ष अदालत ने केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और केंद्रीय राज्य सरकारों से फंड प्राप्त करने वाले संस्थानों को इस मुद्दे पर स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये संस्थाएं 11 मार्च के आदेश में की गई अदालती टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना अपना फैसला ले सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा की 26 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होना है और इसी दिन मतगणना भी होगी। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 9 जून को नामांकन की जांच की जाएगी। 11 जून को नामांकन वापस लिया जाएगा। इसके बाद 12 राज्यों की 26 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। गुरुवार को एजुकेशनल कंसल्टेंसी संचालक शुभम खैरनार, निलंबित जूनियर कॉलेज शिक्षिका मनीषा मंधारे, ब्यूटी पार्लर मालकिन मनीषा बाघमरे और लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ इस मामले के केंद्र में आ गए हैं। सीबीआई अब मामले से जुड़े पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल, डिजिटल फुटप्रिंट्स और संदिग्ध लाभार्थियों की बढ़ती सूची की पड़ताल कर रही है। सीबीआई पूछताछ के लिए खैरनार को पुणे लेकर आई है। वहीं 3 मई को हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक करने और उससे आगे फैलाने के कथित भूमिका को लेकर मंधारे और बाघमरे से भी फिर से पूछताछ की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप नामक एक राज्यव्यापी खोज अभियान में महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 700 लापता लोगों का पता महज 14 दिनों के भीतर लगा लिया। यह अभियान गुजरात के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राव के नेतृत्व में शुरुआत किया गया था। एक विज्ञप्ति के अनुसार मई के पहले सप्ताह में शुरू किए गए इस विशेष अभियान में गुजरात के सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को लंबे समय से लंबित लापता व्यक्तियों के मामले में फिर से खोलने, उनकी समीक्षा करने और उन पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन युद्ध और उसके चलते सैन्य संगठन नाटो से बड़े तनाव के बीच रूस और बेलारूस ने 3 दिवसीय परमाणु हथियार चलाने का अभ्यास को पूरा कर लिया है। इस अभ्यास में 64,000 सैन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने 7,800 हथियारों उपकरणों के साथ यह अभ्यास पूरा किया। इस अभ्यास के बाद रूस ने परमाणु हथियारों की सीमाओं पर तैनात करने के लिए निर्देश दिए हैं। परमाणु हथियारों की नई तैनाती रूस और बेलारूस दोनों देशों में होगी। इस अभ्यास को देख रहे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस किसी भी युद्ध में आखिरी विकल्प के रूप में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अभ्यास के दौरान रूस ने अपनी परमाणु शक्ति 40 बोरोई क्लास पनडुब्बी को सार्वजनिक किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत दुनिया का सबसे बड़े तेल इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। भारत अपने जरूरत का कच्चा तेल सऊदी अरब और अमेरिका जैसे कई देशों से मंगाता है, लेकिन मई में इन पारंपरिक दावों को पीछे छोड़ वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बनकर उभरा है। दरअसल वैश्विक तेल बाजारों में जारी उथल पुथल के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य रिफाइनरी कंपनियों द्वारा वेनेजुएला से सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई गई है। जनवरी में अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के कुछ हफ्तों बाद ही वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति फिर से शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऐसा बहुत ही कम मौकों पर होता है कि भारत और चीन किसी विषय पर एक साथ खड़े हों, लेकिन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कुछ ऐसा ही हुआ है कि दोनों एक साथ
खड़े हो गए हैं। भारत और चीन के साथ अन्य दो देश जापान और साउथ कोरिया भी खड़े रहे। पूरा मामला यूनाइटेड किंगडम द्वारा स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने से जुड़ा है। यूके ने 1 जुलाई से कोटे से अधिक स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% तक करने का प्रस्ताव रखा है। इसी के खिलाफ भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे प्रमुख स्टील निर्यात करने वाले देशों के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में यूके के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। यूके के नए इस प्रस्ताव के तहत 1 जुलाई से टैरिफ मुक्त स्टील आयात का कोटा कम कर दिया जाएगा और कोटे से ज्यादा होने वाली खेपों पर लगने वाला शुल्क बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। ये आपत्तियां WTO की गुड्स काउंसिल की बैठक के दौरान उठाई गई थीं, जब यूके ने 1 जुलाई 2026 से टैरिफ मुक्त स्टील आयात कोटा कम करने और उस कोटे से अधिक आयात पर शुल्क बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव रखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में अडानी के खिलाफ SEC का मुकदमा बंद होते ही बड़ी खबरें सामने आई हैं। दरअसल अमेरिका की एक दिग्गज निवेश फर्म कैपिटल ग्रुप ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपना निवेश बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, इस फर्म ने मुकेश अंबानी की रिलायंस से अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। कैपिटल ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्मों में से एक है। इस ग्रुप ने भारत के 2 दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की कंपनियों में निवेश कर रखा है और अब कैपिटल ग्रुप अडानी समूह में अपने निवेश को बढ़ा रहा है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में अपने हिस्सेदारी को धीरे धीरे कम कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय सीमा की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि सभी पात्र किसानों को 30 जून से पहले उनके ऋण माफी प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस समयबद्ध कार्यान्वयन से किसानों के लिए आगामी कृषि योजना सीजन के लिए नया ऋण प्राप्त करने का मार्ग भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी निर्धारित कृषि ऋण वितरण लक्ष्य को कम से कम 80% शक्ति से हासिल करें। राज्य सरकार ने पहले ऋण माफी योजना की घोषणा की थी, लेकिन कार्यान्वयन की कोई विशिष्ट तिथि न होने के कारण किसानों और बैंकिंग संस्थानों दोनों के बीच काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। इस जानलेवा गर्मी के बीच हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग गर्मी में चक्कर आने, अचानक कमजोरी महसूस होने या बेहोश हो जाने को आम थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सावधान हो जाइए क्योंकि यह हीट स्ट्रोक की शुरुआती और खतरनाक संकेत हो सकता है। अगर समय रहते इसकी पहचान और इलाज न किया जाए तो यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीलवटे सन्नाटा, बरेली की बर्फी और पंगा जैसी फिल्में बनाने वाली अश्विनी अय्यर तिवारी की एक और जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी सिस्टम लेकर आई है, लेकिन इस बार OTT पर। 22 मई से प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई सिस्टम में सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका ने लीड रोल प्ले किया है। सिस्टम की कहानी में सोनाक्षी सिन्हा का किरदार नेहा राजवंश एक हाई प्रोफाइल डिफेंस लॉयर की बेटी है, जो कोर्ट में बड़े से बड़ा केस जीतने के लिए जाने जाते हैं और दूसरे वकील उनके सामने दलीलें देने से डरते हैं। वहीं सोनाक्षी सिन्हा भी उनके शानदार नक्शे कदम पर चलती हैं, लेकिन बतौर प्रोसिक्यूटर दूसरे वकीलों की तरह सोनाक्षी सिन्हा का भी सपना है कि वह अपने पिता के साथ काम करे, लेकिन जितने सख्त उसके पिता कोर्ट में हैं, उतने ही घर पर। उनकी जिद है कि जब तक उनकी बेटी इस लायक नहीं बन पाती, तब तक वह उसे आसानी से कोर्ट में अपने साथ नहीं बिठाएंगे। तो यह थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि सबसे पहले ये खबरें आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।